हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सार्क संगठन के बारे में। बेसिकली सार्क संगठन क्या है, सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं, सार्क के मुख्यालय एवं सचिवालय कहाँ स्थित है, सार्क का शिखर सम्मेलन कब का आयोजित हुआ है, सार्क के प्रमुख अंग कौन कौन है और सार्क की उपलब्धियाँ। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ सार्क का लोगो है। लोगो अर्थात जैसे हर देश का अपना ध्वज होता है, जैसे भारत का ध्वज तिरंगा है, उसी तरह हर संगठन का भी ध्वज होता है। तो यहाँ पे सार्क का लोगो इस तरह आपको दिख जाएगा पीले कलर का, और इस तरह की आकृति बना हुआ। और उसके बाद में आता है सदस्य देश, यानी कौन कौन से देश इसका सदस्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पॉलिटिकल मैप इसका बताना जरूरी है, क्योंकि समझ में आएगा। सबसे पहले ऊपर में देखेंगे अफगानिस्तान, नीचे में पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद में आता है इंडिया, फिर आएगा नेपाल। यहाँ पे देखिए 4 देश हो गया। फिर भूटान हो गया 5वां देश, छठा देश बांग्लादेश। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 देश, एक मालदीव मिल जाएगा और एक बांग्लादेश सॉरी श्रीलंका मिल जाएगा। यानी 6 और 2 8 देश यहाँ पे टोटल इसके सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे हम देश समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए सार्क है क्या। तो बेसिकली सार्क यहाँ पे समझेंगे सार्क का पूरा नाम। सार्क का पूरा नाम द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात हिंदी में इसे कहें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हिंदी में संक्षेप में सार्क कहा जाता है। यहाँ पे समझिए, मैं बार बार इसी नाम को लूँगा, सार्क। यहाँ पे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी इसका पूरा मतलब हिंदी में नाम हुआ। अब बेसिकली सबसे पहले समझिए सार्क है क्या। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। यानी यहाँ पे सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिस मतलब यहाँ पे सहयोग ही इसका मेन उद्देश्य है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव द्वारा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क चार्टर एक्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिए किस कहाँ पे स्थापना हुई थी, ढाका में। और सार्क चार्टर एक्ट पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी, यानी इसकी स्थापना के देखें तो यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कब हुई थी। यहाँ पे मेन मेन पॉइंट हुआ है, सार्क चार्टर एक्ट मतलब किस एक्ट का था, कहाँ पे हुई थी, तो ढाका में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। और इसके सदस्य देश, उस समय संस्थापक सदस्य देश कौन है, ये भी आता है कई बार क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सदस्य देशों के नाम, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 ही देश का नाम आ रहा है। वैसे इसकी संस्थापक सदस्य देशों का 8 देशों का संगठन है, लेकिन यहाँ पे संस्थापक सदस्य देश 7 ही हैं। उसके बाद में अगर नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे देखेंगे पूरा। अब समझिए सबसे पहले सार्क, यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया सब कुछ। अब जो 7-8 देश का नाम जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे देखेंगे अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, इंडिया 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, श्रीलंका 7, यहाँ पे मालदीव 8। ये सारे 8 देश यहाँ पे सदस्य हो जाते हैं। ये वर्ल्ड मैप पर ऐसा ही देश दिखता है। अगर आपको वर्ल्ड मैप जानकारी होगा तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अगर नहीं पता होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। लेकिन वर्ल्ड मैप पे यही सारे देश इसके क्या होते हैं, सदस्य हैं, जो सार्क संगठन जिसे कह रहे हैं हम, यही सभी सदस्य मतलब यही सदस्य देश है। अब चलते हैं इसके डीपली के बारे में। अब आते हैं सार्क संगठन के सदस्य देश कौन है। जैसे मैंने बता दिया मैप के साथ, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 के समय 7 सदस्य देशों द्वारा, यानी उस समय अफगानिस्तान नहीं था, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यानी यहाँ पे जो भी यहाँ स्थापना हुआ था, उसमें उस स्थापना के समय यहाँ पे अफगानिस्तान शामिल नहीं था, ठीक है। बाकी इस टोटल यहाँ पे जो भी देश हैं, ये सारे संस्थापक सदस्य हैं, अफगानिस्तान संस्थापक सदस्य नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, देखेंगे सार मतलब 7 सदस्य देश हुआ था, मतलब जैसे भारत, यहाँ पे पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव द्वारा मिलकर की गई थी, यानी 7 सदस्य द्वारा। लेकिन वर्ष 2005 में सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन, किस शिखर सम्मेलन, 13वें शिखर सम्मेलन वर्ष 2005 में आयोजित हुआ, में अफगानिस्तान इसका नया सदस्य बना। यानी अफगानिस्तान पहले से सदस्य नहीं था, लेकिन 13वें शिखर सम्मेलन अफगानिस्तान इसका नया सदस्य बना। इस प्रकार सार्क में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य देश हैं। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगा आपका, ठीक है। सार्क में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितने, 8, जो भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर आप वर्ल्ड मैप समझे होंगे, यानी दुनिया का नक्शा समझते होंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ गया, इसको रटने की आवश्यकता नहीं। वर्ल्ड मैप जैसे ही देखिए आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, कौन कौन से नहीं हैं।
उसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। इसके साथ ही वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य थे, यानी इसका पर्यवेक्षक देश भी होता है। जो देश पर्यवेक्षक होते हैं वो इसके सदस्य नहीं होते हैं, जो सदस्य होते हैं वो पर्यवेक्षक नहीं होते हैं, यहाँ पे समझिएगा। पर्यवेक्षक देशों में कौन-कौन से हैं? आप अगर ऑस्ट्रेलियाई महादेश यानी ओशिनियाई महादेश से समझे तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया है। अपना एशिया से मतलब पर्यवेक्षक देश में यहाँ पे आ जाता है चीन, जापान, ठीक है, दक्षिण कोरिया, म्यांमार और ईरान आता है। अगर उत्तरी अमेरिका से बात करें तो यहाँ पे अमेरिका है, और अफ्रीका से बात करें तो यहाँ पे मॉरिशस है, और यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, जैसे यूरोपीय संघ के बारे में मैं जल्द ही वीडियो आप लोग को देने वाला हूँ। यूरोपीय संघ बहुत लंबा, वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो उस पर जल्द ही बताना। यूरोपीय संघ बेसिकली यूरोप के बहुत सारे देशों का एक संगठन है, जिसमें लगभग 25 प्लस देश उसमें शामिल है। तो यूरोपीय संघ के बारे में मैं जल्द ही बनाऊंगा वीडियो, तो उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे सारे, यहाँ पे यूरोपीय यूनियन, यूरोप से कौन सा यूरोपीय यूनियन है, यानी उसमें जो यूरोपीय संघ है यानी यूरोप के देशों का एक संगठन है, वहीं इसमें शामिल हो गया है। तो यहाँ पे यूरोप से कोई देश नहीं है, ठीक है, और अमेरिका यहाँ पे शामिल है। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे सार्क के मुख्यालय एवं सचिवालय। सार्क का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में अवस्थित है। यहाँ पे देखिए सार्क का मुख्यालय एवं सचिवालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन स्थापना कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ये आप पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त महासचिव कर सके, यानी इसका यहाँ पे संगठन का संचालन होता है। यहाँ सदस्य देशों के मंत्री परिषद, यानी मंत्री परिषद समझिए केंद्रीय कैबिनेट होता है, जिसका प्रधान मतलब प्रधानमंत्री बेसिकली दक्षिण एशियाई में होता है। उसका प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वही बेसिकली सब निर्णय लेता है। लेकिन यहाँ पे मंत्री परिषद की सलाह से यहाँ पे क्या किया जाए, नियुक्त महासचिव की नियुक्ति होती है, जिसकी नियुक्ति 3 साल के लिए देशों के वर्णमाला क्रम से, यानी हर देश का मतलब नागरिक यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे इसका अध्यक्ष बनेगा, मतलब महासचिव बनेगा। लेकिन हर 3 साल के लिए एक ही व्यक्ति महासचिव होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ाबेट के अनुसार क्रम है। जैसे पहले अगर भारत के कोई व्यक्ति यहाँ पे इसका महासचिव बन गया, तो उसके बाद अगर मान लीजिए बारी आ रहा है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के बनेगा, फिर पाकिस्तान के बाद श्रीलंका का आ रहा है तो श्रीलंका के बनेंगे। ऐसा ही वर्णमाला है, जैसे 8 है, फिर 8 देश हो गया तो फिर 1 नंबर जो पहले बना था वो बनेगा। इस तरह से यहाँ पे है। उसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, इसका शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पे देखिए शिखर सम्मेलन इसके बहुत सारे आयोजित हो गए, लेकिन यहाँ पे सारे शिखर सम्मेलन को याद करना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ शॉर्ट में जो जो ज़रूरत है इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया था। यानी प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो जब इसकी स्थापना हुई थी। वैसे मैं बता दूं इसकी स्थापना 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने इसकी मांग की थी सर्वप्रथम। उन्होंने ही कहा था दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन होना चाहिए, और इस पर क्या हुआ, बाद में विचार विमर्श मंत्री स्तर द्वारा हुआ। बाद में विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय की बैठक हुआ। उसके बाद में फाइनली क्या हुआ, 1985 में 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क चार्टर एक्ट का मतलब हस्ताक्षर हुआ, और वहीं इसका स्थापना फाइनली हुआ, और उसी समय इसका प्रथम शिखर सम्मेलन भी आयोजित हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं और इसके 18वें सम्मेलन का सत्र, यहाँ पे देखिए प्रथम शिखर सम्मेलन हो गया, और अंतिम यहाँ पे देखिए बहुत सारे शिखर सम्मेलन आयोजित हो गए, लेकिन सबके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन, ये वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उस तरह बनाएंगे। 18वें सम्मेलन का आयोजन 26 से 27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया। उसके बाद 19वें सम्मेलन, यहाँ पे देखिए 19वें सम्मेलन 9 से 10 नवंबर 2016 को पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन इसमें कुछ देशों को शामिल नहीं होने के कारण सम्मेलन को रद्द करना पड़ा। उसके बाद से अब तक इस सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका। यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो लास्ट 2014 में यहाँ पे हुआ था 18वें सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में, उसके बाद 19वें सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित था। लेकिन क्या उसी वक्त भारत में क्या हुआ, उड़ी हमला हो गया, ठीक है। उसकी वजह से भारत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया, और भारत ने इसमें शामिल होने, इस संगठन मतलब इसका शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निर्णय से इनकार कर दिया, यानी भारत ने कहा कि हम नहीं होंगे। उसके बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान ने भी बोल दिया कि हम भी नहीं। उसके बाद में होता है कि जो एक भी देश यहाँ पे शामिल नहीं होता है, तो उसके बाद संगठन मतलब इसका सम्मेलन रद्द करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ क्या हुआ कि इसका सम्मेलन नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे अन्य देश भी यहाँ पे ये हो गए, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे इनकार कर गए। तो उसके बाद में इसका सम्मेलन यानी वार्षिक शिखर सम्मेलन था वो आयोजित नहीं हो सका। उसके बाद से कई बार प्रस्तावित हुआ, या कई बार पाकिस्तान में आयोजित मतलब फिर से करने का हुआ, लेकिन कभी भी ये पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि भारत तो उसमें शामिल ही नहीं होता है।
अगला पॉइंट आता है सार्क के सिद्धांत। ठीक है, सार्क के फ्रेमवर्क के तहत सहयोग निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित, यानी यहाँ पे है क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभु संपन्नता, मतलब एक दूसरे को मतलब मानना, एक दूसरे के संप्रभु संपन्नता को समानता को मानना। क्षेत्रीय अखंडता यानी एक दूसरे के क्षेत्र को स्वीकार करना। राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामले, यानी यहाँ पे है कि अन्य देशों के एक दूसरे में राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे राजनीतिक संकट आ गया तो वहाँ पे गैर हस्तक्षेप नहीं करना है किसी दूसरे देश में। इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग यहाँ पे मतलब दिया गया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट में, सार्क संगठन के कार्यक्षेत्र। यहाँ पर देखेंगे सार्क संगठन के कार्यक्षेत्र बहुत ही अच्छा है। मानव संसाधन विकास यानी शिक्षा, पर्यटन, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक व्यापार एवं वित्त, सामाजिक मुद्दे, सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति एवं, यानी यहाँ पे सार्क संगठन के कार्य बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे डिसाइड किया गया और बहुत ही अच्छा यहाँ पे बेसिकली सब कुछ कार्य कर रहा था होता, लेकिन शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो रहा है, इस वजह से पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही होगा यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट को यहाँ पे चुना गया, अच्छे पॉइंट को यहाँ पे शामिल किया गया है इस संगठन में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगले पॉइंट पे आएंगे, सार्क का उद्देश्य, यानी इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। बेसिकली दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी यहाँ के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, यानी जीवन स्तर में सुधार करना, लोगों को भी यहाँ पे आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति यानी समाज में तरक्की के, सामाजिक संस्कृति विकास भी करना, सब चीज़ यानी अच्छे पॉइंट को यहाँ पे चुनकर यहाँ पे इस संगठन की स्थापना किया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे सार्क के प्रमुख अंग। अब सार्क के प्रमुख अंग में देखेंगे, यहाँ सबसे पहले होता है राष्ट्रीय सरकार के प्रमुखों की बैठक। सार्क का सर्वोच्च यहाँ पे अंग है राष्ट्रीय सरकार के प्रमुखों की बैठक, यानी जब शिखर सम्मेलन होता है उसमें देश के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष ही यहाँ बैठक में मतलब आमतौर पर शामिल होते हैं। वार्षिक यहाँ पे इसका जब स्थापना हुई उसमें वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन आयोजित करने की बात, लेकिन वार्षिक आधार पर ये कई बार नहीं हो सका है। ठीक है, कई बार सम्मेलन रद्द हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे यह वार्षिक आधार पर किया गया था यह बैठक, इसमें मतलब राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को शामिल करने का प्रस्ताव हुआ था, लेकिन कई बार यहाँ पे दूसरे भी भाग ले लेते हैं। अब आता है अगले पॉइंट, विदेश सचिवों की अस्थायी समिति। देखिए हर देश का जो विदेश सचिव का समिति होता है, विदेश सचिव होता है, वहीं इसका संपूर्ण निगरानी करता है। ठीक है, यानी देखता है और लेकिन इसका सारा कार्यभार तो करता है महासचिव, लेकिन अगर देशों की बात करें कि कौन सा देश, वैसे महासचिव पूर्ण रूप यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सदस्य देश जो 8 है, वहाँ सबका कार्य ये महासचिव की निगरानी में होता है। लेकिन सब देश में होता है इसकी निगरानी करे कौन, यानी देशों में कौन सा निगरानी करेगा, तो यहाँ पे विदेश मंत्रालय के जो सचिव होता है वहीं इसका संपूर्ण निगरानी और समन्वय स्थापित करते हैं, यानी सब कुछ वहीं देखते हैं और योजनाओं और परियोजनाओं का वित्त पोषण को मंजूरी दे, यानी वहीं उन्हीं के द्वारा सब कुछ यहाँ पे संचालित किया जाता है। और अगर इसकी सचिवालय की बात करें, इसकी सचिवालय की स्थापना देखेंगे 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में की गई थी, यानी इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। लेकिन इसका सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया, नेपाल की राजधानी काठमांडू में 16 जनवरी 1987 को की गई थी। इससे सचिवालय से ही सारे कार्यक्रम संचालित है, यानी इसके सचिवालय से ही पूरे दक्षिण एशिया के जो यहाँ पे सार्क की जो संगठन है इसका सारा कार्य यहाँ से सचिवालय से ही संचालित, जो कि काठमांडू में अवस्थित है। इसके सचिवालय में महासचिव, 7 निर्देशक यानी महासचिव होते हैं और 7 निर्देशक एवं सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल है। ठीक है, उसके बाद अन्य कर्मचारी होते हैं जो कार्यभार यहाँ पे करते हैं। महासचिव की नियुक्ति रोटेशन बेसिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। यहाँ पे देखिए रोटेशन बेसिस, जैसा मैंने पहले भी बता दिया, अर्थात वर्णमाला क्रम अर्थात अल्फ़ाबेट के द्वारा होता है, यानी जो देश पहले आ रहा है उसका पहले होगा। जैसे बांग्लादेश आ रहा है उसका नाम अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो उसका प्रथा पहले होता है, उसके बाद में जो अल्फ़ाबेट में आएगा वो होगा। लेकिन यहाँ पे मंत्रिपरिषद वहाँ नहीं, उस देश के मंत्रिपरिषद द्वारा एक नियुक्त करेंगे। 3 साल के लिए महासचिव होते हैं, लेकिन हर बार जिस देश का बारी होगा उस देश के मंत्रिपरिषद द्वारा यहाँ पे एक व्यक्ति को नामित किया जाता है, वहीं इसका महासचिव बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सार्क के विशेष निकाय। सार्क के विशेष निकाय में बात करते हैं, इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, यानी सहयोग थी सामाजिक क्षेत्र का जो सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं को वित्त पोषण यानी वहाँ सहायता करना। उसके बाद में आता है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। भारत में अवस्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। यानी देखिए सबसे पहले मेन पॉइंट आता है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा भारत।
और यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और इसके द्वारा प्रदान की गई डिग्री या प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, यानी आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे है दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय, इसके द्वारा डिग्री या प्रमाण पत्र जो दी जाती है, क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है? जी बिल्कुल मान्य है। जो राष्ट्रीय स्तर के जैसे एनआईटी आईआईटी द्वारा जो प्रदान की जाती है उसके लगभग में यानी समान है, उसके सर्टिफिकेट के ही समान है, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो ये सब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है सार्क के विशेष निकाय। यहाँ पे देखिए दक्षिण एशियाई मानक परिषद, यहाँ पे समझिए मैंने बताया सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, ढाका थी सॉरी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अब यहाँ पे बात करें दक्षिण एशियाई मानक परिषद, इसका मानक संगठन का सचिवालय जानते हैं कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अवस्थित है। यानी बांग्लादेश का मतलब वहाँ पे दक्षिण एशियाई मानक परिषद यानी इसका एक निकाय है, इसके अंदर कार्य करने वाला एक संगठन है, परिषद है और उसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में अवस्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं और इसकी स्थापना मानकीकरण यानी एक दूसरे के यहाँ पे मूल्यांकन जो होता है ना, मूल्यांकन के अनुरूप के लिए यहाँ पे सहयोग हेतु किया गया था। उसके बाद में आता है सार्क मध्यस्थता परिषद। यहाँ पे समझिए सार्क मध्यस्थता परिषद यह पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा सार्क मध्यस्थता परिषद किस देश में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है? तो यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे देखिए यह वाणिज्यिक औद्योगिक व्यापारिक बैंकिंग निवेश एवं अन्य संबंधित विवादों के उचित और कुशल निपटान के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए किसी देशों के बीच यहाँ पे वहाँ पे कानूनी विवाद जो हो जाता है तो यहाँ पर सार्क मध्यस्थता परिषद यह इसमें सहयोग करता है और इसको निपटाता है। अगले पॉइंट में आता है इसका महत्व क्या है, सार्क का कितना शक्ति है। यहाँ पे देखेंगे सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। यहाँ पे देखें सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है और यह दुनिया के यानी इसका दुनिया के जो भी क्षेत्रफल उसका 3% है और दुनिया के कुल आबादी क्या है यहाँ पे 21% लोग रहते हैं। यानी भारत का ही जनसंख्या 17.5% है दुनिया की कुल आबादी का और बाकी मिलाकर यहाँ पे 21% हो जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यानी वैश्विक यहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात करें तो सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। अर्थात इसमें ज़्यादातर भारत की हिस्सेदारी है जिससे यहाँ पे अधिक मतलब डेटा बहुत अधिक हो गया। उसके बाद में यहाँ पे तालमेल बना, यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के साथ साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ, यहाँ पे जानते हैं कि समतल भूमि होने के कारण यहाँ दुनिया का सबसे मतलब घनी आबादी यहाँ पाया जाता है एशिया में। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर समतल पाया जाता है इस वजह से। और सार्क के सदस्य देशों में समान समस्या है, यानी यहाँ पे जो भी देश है ना सबका लगभग लगभग मिलता जुलता समस्या है, यानी सब भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, इस वजह से यहाँ पर सब कुछ मिलता जुलता है। अगले पॉइंट में आते हैं सार्क की उपलब्धियाँ क्या है। अब यहाँ पे मुक्त व्यापार क्षेत्र, वैश्विक रूप से सार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है। सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई, यानी एक दूसरे के साथ व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके बाद में आता है एक साप्टा। यहाँ पे देखिए साप्टा एक एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है। बेसिकली साप्टा का पूरा नाम है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, वर्ष 1995। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साप्टा एग्रीमेंट कब हुआ था? 1995 सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी यहाँ पे है सभी सदस्य देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए साप्टा एग्रीमेंट हुआ था, जो कब हुआ था? 1995 में। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बन जाता है, साप्टा कब हुआ था? 1995 में। अगला पॉइंट की बात करें यहाँ पे और एक क्या आता है SATI सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, सेटिस सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए GATS प्लस के सकारात्मक सूची, ठीक है, के दृष्टिकोण का अनुसरण। उसके बाद में आता है सार्क विश्वविद्यालय। सार्क विश्वविद्यालय ये समझिए भारत में ही है, जैसे मैंने बताया सार्क दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय या सार्क विश्वविद्यालय यहाँ पे। और पाकिस्तान में फूड बैंक के ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई, यानी यहाँ पे क्या है अगर फूड बैंक सार्क द्वारा स्थापित फूड बैंक के ऊर्जा भंडार की स्थापना कहाँ की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पाकिस्तान में। अब देखिए यहाँ पे भारत के लिए क्यों सार्क का महत्व क्या है? पहले पड़ोसी, यानी देश के प्रति पड़ोसी की प्रमुखता मिलती है, यानी होता है कि भारत अपने पड़ोसी की प्रमुखता दे रहा है। भू रणनीतिक महत्व है या विकास प्रक्रिया, यानी ये सब है क्या है? चाइना की वन रोड कार्यक्रम, इसके बारे में मैं वीडियो जल्द बनाने वाला। वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम, यूरोपीय संघ, इस सब के बारे में मैं जल्द वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ। वैसे मैंने बिम्स्टेक के बारे में वीडियो बनाया हुआ, बिम्स्टेक जो
बंगाल की खाड़ी से संबंधित संगठन, उसके बारे में बना दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे भू रणनीतिक महत्व यहाँ पे है कि यहाँ पे जो छोटे-छोटे देश हैं भारत के पड़ोसी, इनको आकर्षित करके चीन के वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम को विरोध कर सकते हैं। यानी इससे सहयोग बढ़ेगा तो हो सकता है कि चीन के वन बेल्ट वन रूट कार्यक्रम का विरोध करके रोक दिया जा सकता है। उसके बाद वैश्विक नेतृत्व किया, भारत को अतिरिक्त जिम्मेवारियाँ लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व, यानी आपस में, यानी अपने पड़ोस के जो छोटे-छोटे देश हैं, इनको अब इनकी जिम्मेवारियाँ लेकर, इन देशों को सहयोग करने की जिम्मेवारियाँ लेकर यहाँ पे नेतृत्व, यानी अपना नेतृत्व, यानी विश्व में नेतृत्व करने की मंच प्रदान करता है, ठीक है? इस वजह से यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब सार्क की चुनौतियाँ हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बताया कि भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव की कमी की वजह से यहाँ पे सार्क सदस्य देशों के बीच हमेशा वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाता है। पहले से भी कई बार शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं होता है, और उसके बाद में भारत-पाक संबंध तनाव की वजह से तो परमानेंटली अभी बंद है। देखते हैं कब है। उसके बाद में यहाँ पे उसी बारे में चर्चा किया गया। नीचे आएँगे तो साप्ताहिक की सीमा है। साप्ताहिक का किरण संतोषजनक नहीं रहा, और यह मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित रहा। यानी आईटी क्षेत्र में यहाँ पे साप्ताह का जो एग्रीमेंट है यहाँ नहीं हो पाया, इस वजह से थोड़ा संतोषजनक नहीं रहा है। यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ पे कार्य करने की आवश्यकता है। अब भारत-पाकिस्तान संबंध, जैसे मैंने बता दिया, यहाँ तनाव के कारण इसकी मतलब क्षमताओं को कम किया है। यानी पाकिस्तान के जो संबंध में तनाव है, उसके बाद में क्या है, वो सार्क के मतलब यहाँ पे शक्तियों की, यानी क्षमताओं को कम किया गया है, क्योंकि इससे होता है कि इसका वैल्यू नहीं मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा कम आंका जा रहा है। अब यहाँ पे आगे की राह, यहाँ पे जैसे देखिए चीनी निवेश, अगर चीन जैसे निवेश कर रहा है पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका को हाल ही में कर्ज के जंजाल में फंसा दिया, वैसे ही नेपाल को फंसाने की कोशिश कर, पाकिस्तान भी उसी तरह लग खड़ा रहा। तो यहाँ पे कि चीनी निवेश बढ़ा है, मतलब उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या है, व्यापार शुल्कों का विरोध करे एक आम मंच की भूमि में, यानी उस चीनी निवेश को थोड़ा रोकने में भी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखिए सार्क बेसिकली एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक के समकालीन रूप से, इतिहास की दृष्टि से, जैसा कि भारतीय उपमहाद्वीप के सारे देश हैं, तो यह इतिहास की दृष्टि से यह समकालीन रूप से दक्षिण एशियाई देशों की पहचान को दर्शाता है। यानी सब में लगभग मिलता जुला सांस्कृतिक भिन्नता, सब कुछ एक मतलब मिलता है, और प्राकृतिक रूप से बने एक भौगोलिक पहचान है यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपस के देशों का मिला हुआ एक पहचान है। अब आते हैं इससे संबंधित कुछ टॉपिक क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे मैं शॉर्ट में जल्दी-जल्दी बताऊँगा, क्योंकि जो बताया उसी से। सबसे पहले आता है सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, यहाँ पे देखेंगे, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। यहाँ पे राइट आंसर 1985 होगा। सार्क कितने सदस्य देशों का राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है? जैसे मैंने बताया, यह 8 देशों का संगठन है, 8 देशों का राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है। सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? सार्क की स्थापना बेसिकली बांग्लादेश की राजधानी ढाका में यहाँ पे हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सार्क का सदस्य देश कौन है? यानी सार्क का सदस्य देश कौन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है सार्क का सदस्य देश कौन है? नहीं है यहाँ, सॉरी, सार्क का संस्थापक सदस्य देश कौन नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। जैसे मैंने बताया कि सार्क का संस्थापक मैप में बताया था, 7 सदस्य ही देश है, और अफगानिस्तान इसका संस्थापक देश नहीं है। उसके बाद में आता है अफगानिस्तान किस शिखर सम्मेलन सार्क का सदस्य? अफगानिस्तान 13वें शिखर सम्मेलन, आप लोग को ध्यान दिलाया, अगर ध्यान होगा तो पता होगा, 13वें शिखर सम्मेलन 2005 को यहाँ पे अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना। उससे पहले अफगानिस्तान सदस्य नहीं था, यानी लगभग 20 साल बाद इसका सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं? वर्तमान में सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बेसिकली सार्क का स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, लेकिन इसका सचिवालय या मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में 16 जनवरी 1987 को मतलब इसकी शुरुआत की गई थी। 16 यहाँ पे 1987 होगा, तो कहाँ पे स्थित है? काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। अब आते हैं अगले पॉइंट, सार्क के वर्तमान महासचिव एस्ले बेराकून किस देश के नागरिक है? तो यह श्रीलंका के नागरिक है, जो वर्तमान में इसके महासचिव है। 1 मार्च 2020 से सदस्य है, यानी इसके महासचिव हैं, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जो आगे 3 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद में तो सार्क की आधिकारिक भाषा कौन है? तो सार्क की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश है। अगला क्वेश्चन आता है सार्क के सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? जैसे मैंने अभी बताया, सार्क के सचिवालय की स्थापना 1987 में हुई थी।
और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सार्क के महासचिव की नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है? तो सार्क के महासचिव की नियुक्ति जैसा जो देश की मतलब महासचिव होगा वहाँ के मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त किया जाए, जिनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है, यानी वह महासचिव का कार्यकाल 3 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे देखेंगे लगभग 3% सार्क मतलब विश्व के कुल क्षेत्रफल का यहाँ पे 3% सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, सार्क सदस्य देशों के मध्य साप्टा एग्रीमेंट कब हुआ था? बेसिकली यहाँ समझौता के साप्टा एग्रीमेंट में यही है कि इसमें आईटी पर काम नहीं हुआ था। साप्टा एग्रीमेंट हुआ था 1995 में, ठीक है। अभी आप लोगों को कुछ समय पहले बताया, अगर नहीं ध्यान हो तो बैक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क संगठन के संस्थापक देशों की कुल संख्या कितनी है? सार्क संगठन के संस्थापक देशों की कुल संख्या यहाँ पे 8 है। 8 देश अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका, यानी 8 सदस्य देश यहाँ पे पूरा इसका है। तो यहाँ पे राइट आंसर 8 होगा। उसके बाद आता है, सार्क संगठन के अंतर्गत स्थापित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ है? मैंने कई बार बता दिया है, इसमें दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सार्क विश्वविद्यालय भारत में अवस्थित है। उसके बाद में आता है, सार्क के प्रथम महासचिव को बनते हैं, तो यहाँ पे अब्दुल हसन सार्क के प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सार्क मध्यस्थता परिषद किस देश में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सार्क मध्यस्थता परिषद, या यहाँ पे देखिए पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय जो कानूनी विवाद को सुलझाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए म्यांमार जो कि बगल में ही है भारत के, लेकिन यहाँ दक्षिण एशिया में नहीं आता, इस वजह से इसको दक्षिण एशिया मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। उसके बाद में आता है, कौन सार्क का पर्यवेक्षक देश है? भले बांग्ला यहाँ थी, म्यांमार इसका राइट आंसर। भले ही म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक देश कुल 9 है, जो आप देख सकते हैं बैक करके मैंने बताया, अगर देखा होगा तो ध्यान होगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे आते हैं, सार्क के अंतर्गत दक्षिण एशियाई मानक परिषद का सचिवालय कहाँ स्थित है? देखिए सार्क का सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को, ठीक है, स्थापित किया गया था। लेकिन अगर बात करें दक्षिण एशियाई मानक परिषद, यहाँ पे मूल्यांकन के लिए किया था। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो 20 क्वेश्चन मैंने अभी बताया, इसका सारा क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पे दे दिया है, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन को आप चाहें तो मिला सकते हैं अपने आंसर पीडीएफ, जिससे जैसे आंसर बनाएंगे यहाँ पे मिला सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।